नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम आज पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एचपीजीके के सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, हिस्ट्री के सेक्शन और अलग अलग सेक्शन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, इन केस द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया विशेज टू रिजाइन टू होम विल ही एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो अपना रेजिग्नेशन जो है, इस्तीफा इनके किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो देंगे। तो प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लीजिए। वो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। एक बात आप ये याद रखिए, अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। देखो, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे नंबर पर इसमें जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उन सभी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और तीसरे नंबर पर इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये लोग जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब प्रेसिडेंट के बारे में ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चली। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 54 में आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो आर्टिकल नंबर 56 में आता है। और उसके बाद अगर बात करेंगे जो प्रेसिडेंट का ओथ और अफर्मेशंस होती हैं सब तो इनकी होती है, वो कौन से आर्टिकल में आती है, वो आती है आर्टिकल नंबर 60 में। और प्रेसिडेंट के पास जो है वो पार्डन पावर भी होती है, ये किसी को क्षमा भी दे सकते हैं। तो ये 72 नंबर आर्टिकल में आती है पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये सब आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन। तो संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु किससे कम नहीं होनी चाहिए। देखो, जो मिनिमम एज रखी गई है पार्लियामेंट के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो क्या रखी गई है, वो रखी गई है 25 ईयर्स। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यानी कि आप अगर 25 ईयर्स के हो गए हैं तो आप जो है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए एलिजिबल हैं। अगर वोटिंग एज की बात करें कि वोटिंग एज क्या रखी गई है, तो वोटिंग एज रखी गई है 18 साल। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एज रखी है इन्होंने, और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एज रखी है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्होंने एज रखी है कि अगर किसी ने 35 ईयर्स 35 साल पूरे कर लिए हैं अपने इसके, तो वो जो है वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या रखे, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 25 नहीं 35 ईयर्स ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए रखी है। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, इनके लिए आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 133 में पूछा गया है, द राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर। तो राज्यसभा जो है वो इसका विघटन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा इज नॉट मैटर ऑफ डिसोल्यूशन, ये आप याद रखिए। अब राज्यसभा के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। देखो, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अब जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे वो कितने वर्षों के लिए चुने जाएंगे, तो वो 6 वर्षों के लिए चुने जाएंगे राज्यसभा के सदस्य। एक तो ये भी आप याद रखिए। प्रेसिडेंट के द्वारा भी राज्यसभा में सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो 12 सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। ये सब आप छोटी छोटी क्वेश्चन याद रखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो ये तो राज्यसभा के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर दिया गया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाई दी। तो सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी कौन से एक्ट के तहत, तो उसकी स्थापना जो था वो हुई थी, तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को इसके द्वारा सेटअप किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट को सेट किया गया था तो उस समय एक तो चीफ जस्टिस थे और उसके अलावा जो था 3 और जज जो था सुप्रीम कोर्ट में थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो किस एक्ट को कहा जाता है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो कौन से एक्ट से संबंधित है,
ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का जो एक्ट है, इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो। ये तो मॉर्ले मिंटो के बारे में हो गया, ये भी आप याद रखिए। तो देखो यहाँ से हम क्या जानेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जान लेते हैं। तो पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी वो दिसंबर 9 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इनको जो था वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था। उसके बाद जो था वो परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये जो था इसके प्रेसिडेंट बने थे। हाँ, यहाँ से जो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के तहत जो था वो गवर्नर और ऑफ बंगाल को जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो डेजिग्नेट किया गया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट किया गया था इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था। इसको पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कहते थे और जब ये एक्ट आया तो उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इनका नाम भी आप याद रखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये सब आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 135। यहाँ पर पूछा गया है हु एडवाइजेज स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर। तो स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स के ऊपर कौन एडवाइस करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो लीगल मैटर्स के ऊपर एडवाइस किया जाता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब एडवोकेट जनरल के द्वारा एडवाइस किया जाता है। कौन सा आर्टिकल जो है एडवोकेट जनरल के ऑफिस के बारे में और उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट और ऑफिस के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को ये राइट प्रोवाइड करवाता है कि वो जो है हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और कमेटी की रिस्पेक्ट करेंगे? तो आर्टिकल 177 जो है इसके बारे में बात करता है। अटॉर्नी जनरल की पावर हो गया, इनको जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं वो हो गए, और इम्यूनिटीज़ होगी, इनके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 194 जो है इनके बारे में बात करता है। अब इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। गवर्नर के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। एक अटॉर्नी जनरल भी होते हैं। अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो अटॉर्नी जनरल को जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है स्टेट का? तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो स्टेट का होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉच लॉन्च दिन। तो ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी ये कब लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो था ये लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 को इसको जो था वो लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मेक इन इंडिया स्कीम कब स्टार्ट की गई थी? तो मेक इन इंडिया स्कीम जो था वो स्टार्ट की गई थी 28 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। स्वच्छ भारत मिशन जो था वो स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट की गई थी 22 जनवरी 2015 को। और उज्ज्वला योजना भी है, ये 1 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। अटल पेंशन योजना है, ये 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। बट जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं मैंने आपको कुछ बता दी। इन स्कीम्स को आप याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा, कब कब लॉन्च की गई ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। यानी कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का जो प्राधिकार है वो किसके पास निहित होता है? तो ये अधिकार जो है ये दिया जाता है राज्यसभा को। ऑप्शन ए सही आंसर है, राज्यसभा को। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लिए थे कि इनकी मिनिमम एज क्या होती है, ये आपको अभी पता चल गया थोड़ी देर पहले। तो छोटी छोटी बातें हम पहले जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 144। विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी कवर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो भारतीय न्यायपालिका का कौन सा क्षेत्राधिकार जनहित याचिका सम्मिलित करता है? यानी कि PIL जो है वो कौन सी जुरिस्डिक्शन में आती है? तो ये आती है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द
तो एक राज्य में कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो अपॉइंट किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन ए गवर्नर जो है वो सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट जजेस को गवर्नर अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस होते हैं उनको भी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो ये आप जजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो शिक्षा का भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है या फिर शामिल किया गया है? अच्छा, इससे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप ऑल एग्जाम 31 भी सर्च कर सकते हैं अपने टेलीग्राम से, वहाँ से भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एजुकेशन कनकरेंट लिस्ट में आती है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब कनकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आती है। कनकरेंट लिस्ट में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो यहाँ पर जो आता है मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स हो गया, वेट एंड मेजर हो गया। ये सभी चीज़ें जो है ये कनकरेंट लिस्ट में ही शामिल है। तो कनकरेंट लिस्ट में क्या क्या शामिल है ये भी आपको याद रखना है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमें जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।